वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे बेटा आपका यूनिट 21 जो कि है राजनीति में सेना। ठीक है, सेना के ऊपर बात करनी है हमें कि सेना क्या है, कैसे है, क्यों है और सेना क्यों आज से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। क्या कारण होता है कि सैनिक तख्ता पलट हो रहे हैं, सेना ने ही देश पे कब्जा कर लिया, सेना की ज़्यादा चल रही है, ये सारी बातें इसमें हमें देखनी है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, इसमें टोटल 30 यूनिट है जिसमें से आज हम ये कर रहे हैं। ये सारी यूनिट हो चुकी हैं, लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। प्लस ये देखिए MPS 1 2 3 सारा मैं करा चुकी हूँ, MPS 4 भी हो जाएगा आज तक पूरा। ठीक है, सभी के लिंक पूरी पूरी प्लेलिस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ये वाली पूरी PPT, सारा मटेरियल जो होता है ना पढ़ने का, स्टडी मटेरियल, वो मैं इस ग्रुप पर भेजती हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे सेना तथा प्रजातांत्रिक प्रशासन प्रणाली। इसमें क्या बात करेंगे, पहले तो सेना देख लेंगे, फिर प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली ना, इसमें क्या संबंध है। अब देखो, लोकतंत्र होता है कि जनता क्या है, पावरफुल है, जनता के पास पावर है सारी कि हम चुनेंगे अपने प्रतिनिधियों को, हम वोट डालेंगे और उनको चुना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या इस जनता की रक्षा करने के लिए किसका अधिकार है, सारा का सारा पावर किसके हाथ में जाएगी, इस जनता की रक्षा करने के लिए सेना के पास। जितने भी देश है सब में सेना है, और ये देखो बात देखी जाती है, जिसकी सेना जितनी पावरफुल वो देश उतना पावरफुल है ना। तो सेना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई देश कितना ही अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, कितना ही उनका विकास हो रहा हो, लेकिन अगर सेना कमज़ोर है ना तो फिर समय नहीं लगेगा, साथ वाला देश हमला कर देगा, तुम उसके गुलाम फिर। तो यही सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी है। कई देशों में उनके संविधान तथा कानून के अन्य स्वरूप सैनिक बल की भूमिका का प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, संविधान में ही है कि हमारे देश की सेना होगी, उसके पास इतनी पावर होगी, 3 प्रकार की सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ऐसे होगी, तीनों के कमांडर होंगे। मुख्य कमांडर कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएगा। सबकी मेन मेन जो सारी पोस्ट है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ऐसा पूरा प्रावधान है इनका। ठीक है, अधिकतम लोकतंत्र अपने उद्देश्य को सीमित कर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आपातकालीन समय में अन्य द्वितीय स्तर की भूमिका को सेना बल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के कई राज्यों ने ऐसे वैधानिक संरचना को अपनाया गया है। बहुत सारे इतने वो बता रहे हैं उदाहरण के लिए कि ऐसी वैधानिक संरचना को बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में ये काम करेंगे, उनके पूरा उपलब्ध कराया गया है, तय किया गया है सारा काम। ठीक है, जो प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के अधिकार, सैनिक अधिकार और पुलिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जनता की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति प्लस सैनिक और पुलिस, ये सारे जो लोग हैं इनका काम क्या, हमारी रक्षा करना है, ये बता रहे हैं। जिसमें इन्हें अस्थायी आधार पर विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। क्या है, इनको पावर है, इनके पास हमसे ज़्यादा पावर है, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम किसी को लाठी लेके लाठी चार्ज कर दें। ये सब काम किसका है, पुलिस का काम। और ये किया है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मान लो दंगा हो रहा है तो पुलिस के पास इतनी पावर है, वो किसी को भी मार सकती है, पकड़ सकती है, जेल में बंद कर सकती है। जो उनको लगता है ना कि शांति व्यवस्था को ये लोग भंग कर रहे हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देने, ये सारी विशेष पावर जो हमारे पास नहीं वो इनके पास है। और वो क्यों है, हमारी ही सुरक्षा के लिए, ताकि जो दंगा फसाद है, शांति व्यवस्था खराब हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये विशेष अवस्था, ये जो विशेष है ना सारी पावर्स, वो इनके पास है, मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता को अंत हो जाता है, इनको पावर ज़्यादा मिल जाती है, नागरिक की जो स्वतंत्रता वो एक टाइम के लिए लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इनके पास पावर आ रही है। और सैनिक बल राष्ट्र की स्थायी हितों की सुरक्षा के लिए विशेष भूमिका निभाता है। पूरे पूरे देश की सुरक्षा करने का काम किनको हो गया, सेना वाले का। ठीक है, किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में, नागरिक समाज में सेना के बीच संबंध निम्नलिखित आधार पर होता है। देखो हमारा जन सेना का संबंध है, उसको पढ़ेंगे एक बार। 4 पॉइंट है इसके, ये देखेंगे। ये क्या है का सरकार के आसनिक कार्यकारी अंग का नेतृत्व होना चाहिए, जो निरंतर और लगातार चुनावों के माध्यम से लोकप्रिय बहुमत के प्रति जिम्मेदार होते हैं। सरकार के सभी 3 अंगों द्वारा सैनिक नियंत्रण और प्रबंधन रहता है। क्या बोले, जो सरकार के असैनिक कार्यकारिणी अंग है ना, कि सेना को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हैं उनका नेतृत्व होता रहना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए, उनका चुनाव होते रहने चाहिए। ठीक है, चुनावों को भूल रहे, इसके मध्य से उनका लोकप्रिय बहुमत बना रहना चाहिए। सरकार के जो 3 अंग है ना हमारे, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा सैनिकों पर पूरा का पूरा नियंत्रण बनाए रखा था कि सैनिक क्या करे, सैनिक क्या काम करे, क्योंकि देखो उनके पास पावर है।
कहीं ये ना हो कि हद से ज़्यादा पावर हो जाए कि वो हमारा देश कंट्रोल करने लग जाए, जैसे पाकिस्तान में सिचुएशन है। सरकार की तो कोई वैल्यू है नहीं, सेना इतनी प्रबल है उनकी कि सारे डिसीजन सेना ले रही है, सैनिक शासन बन जाता है ना, तो यही सबसे ज़्यादा पावर इनका ये देखा जाता है कि कहीं ये ना हो कि तीनों जो इनके हेड है ना, जो जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों के जो हेड है मेन, इनके जो कमांडर है सबसे बड़े वाले, कहीं आपस में मीटिंग ना कर रहे हो, मिलने नहीं दिया जाता है ऐसे। इनकी मीटिंग ऐसे नहीं होती है, मीटिंग तय राष्ट्रपति करेगा कि कैसे करनी है, क्या करना है, बगैर परमिशन के लोग नहीं करते हैं काम। इनको इतनी पावर्स दी ही नहीं गई है कि ये हमारे देश पे कब्जा कर लें, क्योंकि सारे के सारे हथियार तो इनके हाथ में, सारे का सारा सेना का जो मेन मेन हथियार वगैरह, वेपन्स वगैरह, सब कुछ इनके पास ही होता है। तो ये कब्जा न कर ले तो इनके ऊपर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी होता है। हद से ज़्यादा पावर इनको नहीं दी जा सकती। पावर देंगे सिर्फ इतनी कि हमारी रक्षा करें, बाहर वाले देश से हमारी रक्षा करें, ठीक है, हमारे देश में कुछ दिक्कत ना हो वो भी देखेंगे, सारी ये चीज़ें कि रक्षा से रिलेटेड काम। सैनिक बल के अधिकारी की नियुक्ति राज्य के असैनिक प्रधान की ओर से की जाती है। सैनिक बल का जो मेन अधिकारी है उसकी नियुक्ति क्या है, राज्य असैनिक प्रधान करता है। राज्य का जो मेन बंदा हेड होगा ना, असैनिक प्रधान, वो करेगा। असैनिक नेतृत्व सैनिक सेवा और विभाग की तुलना में उच्च स्तर का होता है। क्या बोले कि जो व्यवसायी सेना के अध्यक्ष है ना, जल थल और वायु तीनों के जो सेना के अध्यक्ष है वो इसके अधीन आएंगे, विभागीय अध्यक्ष है, ठीक है। लोगों द्वारा निर्वाचित विधायक प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। हमने जो बंदे चुन के भेजे, एमएलए जो हमने भेजे, फिर उन एमएलए ने एमपी चुन के भेजे, आगे भेजे, नेता बने, ठीक है, जो सेना संगठन एवं राज्य की नीतियों को परिभाषित करते हैं। अब सेना क्या काम करेगी, उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वही लोग बनाएंगे जिनको हमने चुन के भेजा है, ठीक है। अपनी मर्जी से सेना ऐसे काम नहीं कर सकती, रूल्स के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से होगा। मुख्य कार्यकारिणी इस निर्देशों को लागू करती है, जो सारे मेन होते हैं उनको लागू कर देते हैं, ठीक है। सर ये सेना क्या काम करेगी, कैसे काम होगा, ये सारे रूल्स फिक्स कौन कर रहा है, बना कौन है, हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि, ठीक है। तो घूम फिर के पावर हमारे हाथ में आ रही है कि हमने जिन्हें चुना वो रूल बना रहे। न्यायपालिका सेना सेवा के सदस्य सहित सैन्य बल की नागरिक स्वतंत्रता को संकट में डालने से रोकती है। अब न्यायपालिका जो हमारी सर्वोच्च है, ठीक है, वो क्या काम करेगी, हर वक्त दिखती रहेगी कि सेना क्या कर रही है। ऐसा ना हो कि सेना ने नागरिकों की स्वतंत्रता को संकट में डाल दिया, तो उनसे हमारी रक्षा फिर ये करेगी कि हद से ज़्यादा इनके पास पावर ना हो, इनके पास इतनी पावर ना जाए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप का इतिहास। अब ये बेसिक बताएंगे, इसमें क्या बात चलेगी कि राजनीति के अंदर जो हमारा प्रशासन व्यवस्था उसमें सैनिक हस्तक्षेप हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक उदाहरण रखा हुआ है इन्होंने, पाकिस्तान का उदाहरण ले लो, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वहाँ की सेना जो है पाकिस्तान वालों की, उनके जो पीएम वगैरह उनकी भी इतनी नहीं चलती जहाँ की जो इतने उनके सेना का अध्यक्ष बोलता है, ठीक है। बांग्लादेश का ले लो, सैनिक क्रांति हुई, सेना का अधिकारी सत्ता में आ गया, सेना वालों को ना बहुत पावर से, जो संविधान हटा दिया उन्होंने बांग्लादेश वालों ने, सेना शायद रह गई, केवल और केवल क्या रह गई, सैन्य शक्ति, ऐसे। अब ये कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति क्यों है, क्यों लोगों को इतना विश्वास है, ज़्यादा वो पावरफुल है, क्योंकि उनके जो देश के लोग हैं ना, उन्हें भी सेना पे ज़्यादा ट्रस्ट है। उन्हें ये लगता है कि हमसे ज़्यादा पावरफुल हमारा एक दुश्मन देश साथ में बैठा हुआ है, हम पे अगर हमला होगा तो हमें बचाएगा कौन, पीएम थोड़ी ना बचाएगा, बचाएगी तो सेना। तो उनका सेना पे ज़्यादा विश्वास है। ये सारी चीज़ें थाईलैंड में सेना का राज हुआ, ठीक है, थाईलैंड वाला लिख सकते हो, एक अमेरिका वाला लिख सकते हो आप, बेसिक इसको समझ लो। और ये बताना है आपको कि कहाँ कहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप हुए हैं, जिससे क्या हुआ है कि जो हमारी सरकार है वो तो गिर गई और सेना ज़्यादा प्रबल हो गई। ये सारी बातें इसमें आपको बतानी है। 1782 की क्रांति के युद्ध के बारे में बता रहे हैं। इस टाइम पे क्या हुआ है, सिचुएशन ऐसी बन गई कि नागरिकों ने क्या कर दिया कि नागरिक सरकार के विरुद्ध, जो नागरिकों ने चुनी ना, उसके विरुद्ध सैन्य क्रांति स्टार्ट कर दी इन्होंने, ठीक है, कि हमें क्या करना है युद्ध वाली सिचुएशन में, कि हमें कि युद्ध में ना हमें जो सैलरी मिलनी चाहिए थी जितनी, उतनी मिली नहीं हमें। हमें क्या हुआ, युद्ध की अवधि के सेवाओं के अप्रिय वेतन प्राप्त हुआ है, हमें जितना मिलना चाहिए था हमें उतना नहीं मिला। तो अभी चिढ़ गए कि हमें सरकार पैसे नहीं देगी, कि हम तो तुम्हारे युद्ध में काम आए, हमारे बिना तुम युद्ध लड़ नहीं सकते थे, हमने तुम्हारी इतनी मेहनत की, हमारा हमारा बनता था पैसा, पर तुमने हमें दिए नहीं। तब ये ना चिढ़ गए। अब इस चिढ़ में उन्होंने क्या बोला कि वे नागरिक सरकार के विरोध में सैन्य क्रांति स्टार्ट करने लग गए, क्योंकि पावर तो इनके पास थी, सारे सैनिक थे, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट क्या हुआ, किंतु जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने विद्रोह किया कि नहीं, ये गलत बात है, सैनिक विद्रोह जो है ये गलत है, इसका समर्थन उन्होंने नहीं किया, इसको अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा सैन्य भंग की आवाज़ उठाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना पावरफुल ना हो सेना कि एक सरकार के खिलाफ लड़ने आ जाए, है ना। नागरिक सरकार के प्रति निष्ठा जाहिर की, नागरिक सरकार जो जनता ने बनवाई है, नागरिक सरकार कहलाएगी, नागरिकों ने बनाई है, तो उसके प्रति क्या कही इन्होंने, निष्ठा प्राप्त की रखी कि नहीं ये गलत है,
तुम ऐसे नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें नहीं मिली सैलरी, अगर तुम इस बात से ही नाराज़ हो कि तुम्हें वेतन ढंग से नहीं दिया गया, तो तुम मांग सकते हो। सरकार के खिलाफ जाके सरकार को हटाने की क्या ज़रूरत है ना। तो यही सारे अमेरिका का उदाहरण हो गया, पाकिस्तान वालों का हो गया। वहाँ पे क्या है मेन कि हम ज़्यादा पावरफुल है और उनकी जनता को ये लगता है कि सेना ही हमें बचा सकती है, सेना ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले रही है। उनके यहाँ की सरकार नहीं टिकती, वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हर थोड़े टाइम बाद उनका पीएम की जो सरकार है वो गिर जाती है। तो ऐसे क्या है, लोगों का विश्वास नहीं है वहाँ पे बार बार ये होता है कि उनके चुनाव होते हैं, सरकार गिर जाती है, चुनाव होता है, फिर सरकार गिर जाती है। भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं इनके पीएम। हर पीएम, ऐसा कोई पीएम नहीं इनका जो बिगर भ्रष्टाचार की उसमें जेल ना गया हो, जेल जाके फिर इनकी सरकार गिरती है, ये चलता रहता है यहाँ पे। तो इन लोगों का सेना पे बहुत वो है, एक तरीके से निष्ठा। लोगों को ही सेना को पसंद कर रहे हैं तो फिर सेना पावरफुल होएगी। बांग्लादेश वाला मैंने पूरा समझा दिया, थाईलैंड वाला भी हो गया। तो ये आपको बेसिक ये बताना है कि क्यों ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि सेना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। एक इंडोनेशिया का पढ़ लेते हैं, ठीक है, अमेरिका वाला हो गया, पाकिस्तान का आसान है, वो मैं वैसे ही मुंह से बता रही हूँ आपको, उसको रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो चैप्टर्स तो बहुत बड़े हैं आपके। इग्नू वालों के, एमए वाले बच्चों के तो बहुत 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 मटेरियल दे रखा, जो कि इतना काम का भी बच्चा कैसे पढ़ेगा इतना, और इतनी इसमें मिस्टेक्स हैं। तो ये कि मैंने जित पूरा पढ़ा हुआ मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पेपर आप लिख लोगे, क्योंकि एमए वाले बच्चे छोटे बच्चे आप हो नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, आप लिखे आओगे पेपर में। अब यहाँ क्या दिक्कत आई है कि कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडोनेशिया वाले की कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी तरफ सेना है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, भिड़ गए आपस में। तो हुआ क्या, सेना के पास ज़्यादा ताकत थी, जो इसके पास ज़्यादा पावर वो जीतेगा। तो इंडोनेशिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये हो गई समाप्त इनकी। तो क्या हुआ, इसके ख़त्म होते ही फिर इन्होंने, सेना वालों ने क्या किया, इंडोनेशिया की राजनीति में अपना सत्ता जमा ली। मेजर जनरल सुयुग ने इसने क्या किया, युद्ध नीति अपनाई, लड़ाई वाले वो स्टार्ट करके सत्ता का परिवर्तन करके खुद बन गया वहाँ का राजा, ठीक है, वहाँ सत्ता संचलन के उसमें शीघ्र में आ गया, ठीक है। वैसे इनकी ये स्टोरी है, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट एक बार पाकिस्तान का रीड कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस ये बेसिक डेट याद कर लो, इतना ज़्यादा डीप का नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास है, पूरा कैसे करोगे, ठीक है। बेसिक बेसिक देख लो कि 58 से 69 तक की अवधि में जनरल अयूब खान का नेतृत्व आ गया, सैनिक तानाशाही बन गया। जनरल अयूब खान का नाम लिख लो, इसकी डेट याद कर लो, सैनिक तानाशाह यहाँ पे बना रहा, पूरी तरीके से कोई सरकार नहीं, लोकतांत्रिक सेना है मेन, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, कुछ समय बाद 62 में अर्ध संवैधानिक शासन चल रहा है। अर्ध संवैधानिक का मतलब क्या हो गया, आधी सेना आधा संविधान, हाफ हाफ में बढ़ गया, 50-50 में, ऐसे अर्ध बोला चला। फिर 69 में यहाँ पे याह्या खान की सत्ता सौपान हो गई, इसके पास आ रही। तो इसने क्या किया कि शासन पूर्णतः सेना शासन बन गया, फिर से ये बन गया, फिर इनके यहाँ पे चुनाव हुए, फिर वो हार गया। ऐसी ये स्टोरी चलती जाएगी, जिसमें आपको ये बताना है कि कब कब सेना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्या 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 कारण है, युद्ध हो गया, सेना नहीं मान रही, ऐसे। तो ये इसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि इतनी पावर नहीं देनी सेना को कि हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, ठीक है। ये सारा आपको इसमें बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक है, आसान भी है ये चैप्टर। चलिए, अभी भी किसी को ना समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।